हेलो स्टूडेंट। हम नाइन्थ क्लास में जैसा कि इसके पहले कई ऑनलाइन क्लास आप लोगों का ले चुके हैं और नाइन्थ क्लास में हम लोग भूगोल के अध्याय एक के अंतर्गत भारत की स्थिति और विस्तार देख रहे थे। इसके अंतर्गत काफ़ी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। केवल एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है। आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी की किताब देखेंगे तो एनसीईआरटी की किताब में जो प्रश्नावली दिया है, प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 3 देखेंगे तो एक प्रश्न करता है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटा पहले सूर्योदय होता है, जबकि भारत की सभी घड़ियां एक ही समय दर्शित करती हैं। क्यों? तो इस प्रश्न को समझने के लिए हम लोगों को पुनः ग्लोब पर चलना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पूरे भारत में घड़ियां एक ही समय दर्शित करती हैं, जबकि अगर सूर्योदय की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटा पहले हो रहा है, जबकि गुजरात में सूर्योदय 2 घंटा बाद हो रहा है। तो इसको देखने के लिए हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पूरी पृथ्वी को 24 मानक समय में बांटा गया है। पूरी पृथ्वी को 24 मानक समय में बांटा गया है। पूरी पृथ्वी को 24 मानक समय में बांटा गया है। अगर हम बात करें तो उसमें से एक मानक समय जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, IST के नाम से जानते हैं। सारी चीजें हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, केवल एक प्रश्न को डिस्कस करना है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस क्लास को हम लोग ले रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लोग 82 डिग्री 30 मिनट की जो देशांतर रेखा है वह भारत के मानक समय रेखा है, जिसको हम लोग IST के नाम से जानते हैं, यानी भारतीय मानक समय या भारतीय यामयोत्तर रेखा के नाम से जानते हैं। अब हम लोग को ये जानना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटा पहले हो रहा है, जबकि गुजरात में सूर्योदय 2 घंटा बाद हो रहा है, लेकिन भारत की सभी घड़ियां एक ही समय दर्शित कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, हम लोग इससे पहले कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करने की उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर हम कहें तो ये ग्लोब पर, हम ग्लोब को यहाँ पर खोल करके देखते हैं, क्योंकि ग्लोब क्या है? गोल है, जो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप का निर्माण करता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ग्लोब को यहाँ पर खोल दे रहे हैं, इसको ऐसे, क्योंकि अगर ऐसे नहीं करेंगे तो अध्ययन करने में सुविधा नहीं होगा। अगर हम कहें तो ये 0 डिग्री देशांतर अक्षांश रेखा है, जिसको हम लोग विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं, विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, इसमें संदेह नहीं। अगर हम कहें तो ये जो रेखा है इसे हम लोग ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, या फिर से हम कह सकते हैं कि ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, या मुख्य मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं, या मुख्य देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। इसको कई नामों से जाना जाता है। अगर हम इस पर दिशा की बात करें, दिशा, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। इतना तो अंग्रेजी कोई भी जानता है, और आज तो इंग्लिश लिंक लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको जानना भी जरूरी है। और इसी तरह से आप लोग जानते रहेंगे तभी काम चलेगा, नहीं तो कोई बाद में चलकर परेशानी होगी। तो यह जो मुख्य देशांतर रेखा है और यह मुख्य अक्षांश रेखा है, या कह सकते हैं कि विषुवत वृत्त है। हम लोगों को विशेष इससे मतलब नहीं है। अगर हम कहें कि जो इधर जो अंतिम, यानी कि इधर जो पूर्वी गोलार्ध की जो देशांतर रेखा, लास्ट देशांतर रेखा है, या कह सकते हैं कि मुख्य देशांतर रेखा के पूर्व में 180 देशांतर रेखा खींचा गया है, क्योंकि पूरी पृथ्वी को 360 देशांतर रेखाओं में बांट दिया गया है। अगर उसी तरह से पश्चिम की बात किया जाए तो पश्चिम में भी 180 देशांतर रेखा है। हमारा कहना क्या है? हमारा ये कहना है कि भारत में भी एक मानक समय रेखा निर्धारित किया गया है, और वह मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82 डिग्री 30 मिनट की है। और अगर हम यहाँ पर देखिए, स्केल से इसको हम माप नहीं रहे हैं,
सीधी बात है। इसको हम क्या है लगभग में निकालने का प्रयास कर रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि देखिए मेथड यदि जानते हैं, तरीका यदि जानते हैं तो नो डाउट पढ़ने के लिए कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मेथड नहीं है, तरीका नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये तरीका हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसको निकाला जाता है, ये तरीका जानिए। तो हमने ये देखा कि ये मुख्य देशांतर रेखा है और यह जो पूरब में कितनी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी, 180 देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी। हमने यह भी जाना कि पूरी पृथ्वी को 24 मानक समय में बांटा गया है और एक मानक समय कहाँ पड़ता है, भारत में भी पड़ता है, जिसको हम लोग IST के नाम से जानते हैं, भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। और वह कौन सी रेखा है, कौन सी देशांतर रेखा है, तो 82 डिग्री 30 मिनट की देशांतर रेखा है। हम दो तीन चीज़ों स्पष्ट रूप से जानते हैं कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अगर हम देशांतरी विस्तार के रूप में देखें तो पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो यानी कि भारत की अगर स्थिति की बात किया जाए तो यहाँ, अगर भारत की देशांतरीय विस्तार की बात करें, भारत की देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत का देशांतरीय विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य है। यही हमारा देश भारत का देशांतरीय विस्तार है। इसको पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें, यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार से कोई विशेष मतलब नहीं है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। तो हमारा देखिए यहाँ पर हमको ये लिखने के लिए हम बोले हैं कि पू लिख करके 0 लिखना पड़ेगा, तभी पूर्वी गोलार्ध शो होगा। लेकिन हमने जो ग्लोब बनाया है उस ग्लोब पर ही ये दर्शित करने का प्रयास किया है और इसीलिए यहाँ पर लिख ही देते हैं। अगर देखेंगे, स्पष्ट रूप से देखेंगे तो भारत का जो अक्षांश देशांतरीय विस्तार में देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अगर इसको घटा करके निकालेंगे तो भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की जो भूमि देशांतरीय विस्तार है, उसमें अंतर कितना आता है, तो अंतर लगभग में आ रहा है। हम लगभग में निकाल रहे हैं क्योंकि अगर सही पूछा जाए तो यह प्रश्न कर रहा है कि 2 घंटे का अंतर आता है। वास्तव में 2 घंटे का अंतर नहीं आता है, 1 घंटा 47 मिनट का अंतर आता है। लेकिन यहाँ पर 2 घंटा, तो हम लोग लगभग में मानकर चल रहे हैं। एक मेथड, एक तरीका जानने का प्रयास किया जा रहा है ताकि हम लोग इसको, इस प्रश्न को हम लोग समझ लें। तो यहाँ पर लगभग कितने डिग्री का अंतर आ जाएगा, 30 डिग्री देशांतर रेखाओं का अंतर आ जाएगा। इसके यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में जो भारत की स्थिति है उसमें अंतर लगभग में कितना आएगा, लगभग यहाँ लिख देते हैं, लगभग में कितना आएगा, 30 डिग्री का अंतर आ जाएगा। हम जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में कितना समय लगता है। देखिए कौन पार करेगा, तो सूर्य तो आभासी गति करता है, सूर्य तो गति करता नहीं, पृथ्वी ही मोशन में है, गति करती है, किधर से किधर करती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर कर रही है। तो एक देशांतर रेखा पार करने में अगर समय की बात करें तो वह समय लगता है 4 मिनट, 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, 4 = 120 मिनट का समय लगेगा। और अगर 120 मिनट को घंटा में बदल देंगे तो 120 भागे में 60 मिनट बटे में 2 घंटे का समय लगेगा, यही ना समय लगेगा। अब ये हमारा निर्धारित हो गया। अब प्रश्न उठता है कि जो हमारा IST है, ये IST है भारत के जो मध्य से होकर के गुजर रही है, जब वहां पर सूर्य पहुंचेगा तो पूरे भारत की घड़ियों में क्या बजेगा, दोपहर का 12 बजेगा। यानी जब भी सूर्य कहां पहुंचेगा, एकदम IST यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा पर पहुंचेगा तो संपूर्ण भारत की घड़ियों में क्या बज जाएगा,
तो दोपहर का 12 बजेगा। लेकिन अब समस्या उत्पन्न हो रहा है कि इधर यानी कि जो 97 डिग्री 25 मिनट पर जो अवस्थित है वह कौन सा राज्य वहां पर अवस्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है, प्रदेश का किबिथु है, किबिथु है। और इधर अगर 68 डिग्री की बात करें तो 68 डिग्री देशांतर रेखा पर कौन सा राज्य अवस्थित है, तो गुजरात राज्य अवस्थित है। गुजरात राज्य हमने बोला था सरक्रीज भी कहीं कहीं लिखता है, सरक्रीज भी लिखता है, कहीं कहीं पर गोरमोथा भी लिखता है। और इसी को अंतर की बात कर रहा है कि आखिर ये अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटा पहले होता है, जबकि गुजरात में सूर्योदय 2 घंटा बाद होता है। लेकिन भारत की पूरी घड़ियां एक ही समय को दर्शित करती है। सपोज कीजिए कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के मध्य में जो समय का अंतर आ रहा है और भारत की घड़ियां उसी प्रकार से सेट कर दी जाए तो बड़ा संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा, क्योंकि संपूर्ण भारत में एक समय रेखा नहीं रहेगा। तो जरा सोचिए, रेलवे का समय सारणी कैसे बनाया जाएगा, एरोप्लेन की समय सारणी कैसे बनाया जाएगा, कोई भी प्रोग्राम निश्चित किया जा रहा है तो समय सारणी कैसे निश्चित किया जाएगा, हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होता रहेगा। यही कारण है कि विश्व में पूरे विश्व या कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी को हमने 24 मानक समय रेखाओं में बांट दिया गया, और जिसमें से एक भारत में भी पड़ता है। और भारत में जो 82 डिग्री 30 मिनट की मानक समय रेखा है, जो IST के नाम से जाना जाता है, वह क्या है, वह मानक समय है। और मानक समय पर जो ही सूर्य पहुंचेगा पूरे भारत में क्या बज जाएगा, 12 बज जाएगा, दोपहर का 12 बज जाएगा। अब यहाँ पर उदाहरण लीजिए, ये जो 97 डिग्री पर अरुणाचल प्रदेश है, अगर वहां पर सूर्योदय 5 बजे हो रहा है, और तो जाहिर सी बात है कि गुजरात में सूर्योदय कब होगा, 7 बजे होगा। यही तभी ना 2 घंटे का अंतर आएगा। अब इधर हम जानते हैं, इधर एक दिन पढ़ रहे थे तो मुख्य देशांतर रेखा से जो ही हम इधर जाते हैं तो यहाँ पर समय में वृद्धि होता है। क्योंकि हम लोगों ने एक उदाहरण देखा था कि जब ग्रीनविच रेखा पर दोपहर का, ग्रीनविच रेखा पर जब दोपहर का 12 बजता है, 12 बजता है, तो भारत के समय में कितने का अंतर आ जाता है, 5.5 घंटे का समय आ जाता है। तो यहाँ पर संध्या का यानी कि शाम का 5:30 बजा रहेगा। ये हम लोग देख चुके थे। अब इससे हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें भारत पे रहना है, लेकिन हम उदाहरण के रूप में इसको समझा रहे थे तो बता दिए कि ऐसा कैसे हो रहा है, हम लोगों को यही चीज़ जानना है। अब देखिए, इधर से अब यहाँ से किधर हम लोगों को चलना है, यहाँ से इधर चलना है। यहाँ से यानी कि इस 82 डिग्री देशांतर रेखा से जब हम पूरब में चलेंगे तो पूरब में चलेंगे तो समय में वृद्धि होगा, और जब हम पश्चिम में चलेंगे तो समय में कमी आएगा। तो इस तरह से अगर हम पश्चिम में चल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जब 12 बज रहा है और यहाँ पर सूर्योदय 5 बजे हो गया, और यहाँ पर देखिए सूर्योदय 7 बजे हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अरुणाचल प्रदेश के समय में, देखिए अरुणाचल प्रदेश में हमने उदाहरण क्या क्रिएट किया था कि सूर्योदय 5 बजे सुबह होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हम लोग यहाँ से पूरब की ओर चल रहे हैं तो 1 घंटा जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 6। और अगर हम कहें कि गुजरात में, तो गुजरात से हम लोग किधर चल रहे हैं, मानक समय से किधर चल रहे हैं, हम लोग पश्चिम की ओर चल रहे हैं, तो इसमें 1 घंटे का समय अवधि को हम लोग घटा देंगे, यानी 7 - 1 तो 6। और इस तरह से क्या हो जाएगा, यानी कि जो हमारी भारत की घड़ियां हैं, हो सकता है कि उस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे हो रहा हो और गुजरात में 7 बजे, लेकिन पूरी भारत में अगर बात करें, या हम लोगों की भारत की घड़ियों की बात करें, मानक समय के अनुसार पूरी भारत की घड़ियों में क्या बचेगा, तो सुबह का 6 बजेगा। और यही कारण है कि पूरी भारत की घड़ियां एक ही समय को दर्शित करती हैं। अब ये आप लोग समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, भारत ये ग्लोब है,
और ग्लोब पर यदि बात करें तो ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। एक बात जान लीजिए कि एक ऐसा भी महाद्वीप है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप की बात किया जाए तो तीनों प्रमुख रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। एक चीज़ बताना है, इसीलिए हम इसको उठाए हुए हैं। और एशिया की बात करें ये यूरोप की बात करें, ये ऑस्ट्रेलिया की बात करें जहाँ से मकर रेखा गुजरती है, ये अंटार्कटिका की बात करें, और ये उत्तरी अमेरिका की बात करें, ये दक्षिणी अमेरिका की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 महाद्वीपों का कंडीशन है। अगर हम भारत की बात करें तो वह एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। अब भारत की अगर बात करें तो भारत हिंद महासागर में लिखा होगा, सेंटेंस लिखा होगा कि हिंद महासागर में शीर्षवत खड़ा है। तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण की अगर बात किया जाए तो भारत के दक्षिण में भारत है, ये एशिया है, ये एशिया महाद्वीप है और ये भारत है। भारत की अगर बात किया जाए तो भारत में देखा जाता है कि भारत में 3 तरफ से, हम भारत को बना ही लेते हैं, पढ़ने के दृष्टिकोण से एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, कोई इसमें कलाकारी करने वाली बात नहीं है, बस भारत की तरह देखना चाहिए, भारत की तरह देखना चाहिए। ये चीज़ें हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं। ये भारत, तो ये देखिए कि यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर है। अब होता क्या है कि इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर की खाड़ी है और इधर बंगाल की खाड़ी है, और ये पूरा हिम से आच्छादित हिमालय है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, और भारत की भौतिक स्वरूप को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अधीन इसको डिटेल से हम लोग अध्ययन करेंगे। अब समस्या ये उत्पन्न होता है कि जो भारत है, भारत क्या हो, केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। केंद्रीय स्थिति कैसे प्रदान करता है? तो भारत के उत्तर से कोई भी चीज़ें आ नहीं सकती है, केवल दर्रों के माध्यम से हम लोग इसको पार कर सकते हैं। अगर इधर की बात करें, हम लोग देश को भी जान चुके हैं, इधर चीन है, इधर अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, तो ये इसको हम लोग जान चुके हैं, यहाँ पर विशेष हम लोगों को मतलब नहीं है। तो ये ग्लोब पर हम बता रहे हैं कि ये क्या है, भारत है, और इधर क्या है, हिंद महासागर है। अब होता क्या है कि भारत एक ऐसा देश है जो आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही, अगर हम कहें तो आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़े होंगे, जो ईसा पूर्व की घटना है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यापारिक संबंध था वह मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। तो उस समय आप लोगों को देखने को मिलेगा, रेशम रूट को देखने को मिलेगा, रेशम, या कह सकते हैं सिल्क मार्ग, हिंदी में लिखते हैं सिल्क मार्ग। वास्तव में यह रेशम रूट ज़्यादा कहा जाता है। ये हाई स्कूल में आप लोगों को मिलेगा। हाई स्कूल के इतिहास के अंतर्गत जब भूमंडलीकरण पढ़ेंगे उसके अंतर्गत रेशम रूट की चर्चा होगी। तो रेशम रूट क्या करता है? रेशम रूट ये न केवल भारत को दक्षिण एशिया से बल्कि उसके पूर्वी एशिया से जोड़ने के साथ साथ में वह किससे जोड़ता था? यूरोप तथा अफ्रीका के देशों से जोड़ता था। चूंकि अगर प्राचीन भारत की बात करें या 15वीं सदी तक बात करें तो 15वीं सदी तक भारत में समुद्री मार्ग का खोज नहीं हुआ था। यही कारण है कि 1498 में जब वास्को डिगामा भारत की खोज किया और कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा तो समुद्री मार्ग का खोज किया। उससे पहले भारत किससे जुड़ा हुआ था? तो रेशम रूट से जुड़ा हुआ था। रेशम रूट का मतलब होता है रेशम जानते हैं ना। तो ये रेशम क्या होता है ना कि ये एशिया के बाजार से यूरोप तथा अफ्रीका की बाजारों में रेशम की सप्लाई प्राचीन काल से किया जा रहा था, और इसीलिए इस रास्ते को हम लोग रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। तो ये न केवल भारत उस प्राचीन काल से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग प्रस्तुत करता है, बल्कि आज भी
हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति होने के कारण वह क्या कर रहा है, वह स्थलीय मार्ग के साथ ही साथ वह समुद्री तथा वायु मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के देशों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मार्ग सुनिश्चित करता है। अगर हम कहें, अगर यहाँ पर मुंबई है तो यहाँ पर भारत की बात करें तो भारत से अगर कहें तो भारत से न केवल जापान की बात करें, मलेशिया की बात करें, सिंगापुर की बात करें, यहाँ से पूर्वी एशिया के साथ साथ वह किससे जुड़ा हुआ है, अफ्रीका और यूरोप के देशों से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि पहले यूरोप से जब लोग, व्यापारी लोग समुद्री मार्ग किए थे, वास्को ड गामा भी आया था तो अफ्रीकी महाद्वीप को घेर करके आया था। इसीलिए एक जगह पे लिखा होगा, इसीलिए हम कह रहे थे ना कि एनसीईआरटी को पढ़िए तो बॉक्स में जो देता है उसको भी पढ़िए। कह रहा है कि जब 1869 के अंतर्गत स्वेज नहर बना, स्वेज नहर के खुलने से यूरोप से जो भारत की दूरी है वह 7000 किलोमीटर क्या हो गई, कम हो गए। क्यों कम हो गया कि जो इस तरह से घूम करके भारत आ रहा था, भारत से व्यापारी यूरोप से व्यापारी भारत में आ रहे थे, अब क्या हो गया, अब यहाँ से स्वेज नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, यह स्वेज नहर किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। और इस तरह से क्या हो गया, भारत से जो यहाँ से जो इस तरह से हम लोग रास्ता तय करके आना पड़ता था, समुद्र के द्वारा आना पड़ता था, अब यह मार्ग क्या हो गया, अब ऐसे हो गया और इस तरह से 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, अगर भारत की बात करें तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ है बल्कि समुद्री तथा वायु मार्ग के माध्यम से भी जुड़ा हुआ है। और भारत का केंद्रीय स्थिति प्रदान करने के कारण भारत का व्यापारिक महत्व भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से यह लेसन समाप्त होता है। और यह लेसन समाप्त हम करने के बाद नोट्स देने की परंपराएं हैं, लेकिन हमने कह चुके हैं कि 9th क्लास में नोट्स नहीं देंगे। बेटा आप लोग स्वयं बनाने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, अगर कहीं पर ट्रबल होता है तो आप लोग कमेंट में हमसे प्रश्न के संबंध में पूछ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, अब इसके साथ दूसरा लेसन प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप लोग कमेंट में लिखे थे कि सर इतिहास से पढ़ाइए, सर इतिहास से फ्रांसीसी रेवोल्यूशन से प्रारंभ कीजिए, तो यहाँ पर ज्योग्राफी को हम एक लेसन हम पढ़ाते हैं फ्रांसीसी क्रांति, यानी हम चालू करेंगे फ्रांसीसी क्रांति को चालू करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति को प्रारंभ करेंगे। आज से नहीं प्रारंभ करेंगे बल्कि अगले दिन से प्रारंभ करेंगे। अगली बार हम लोग ऑनलाइन क्लास पर मिलेंगे तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ मिलेंगे। और तब तक से इस लेसन को जितने भी ज्योग्राफी का जो प्रथम लेसन यानी कि भारत की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में जितने भी हमने ऑनलाइन क्लास लिया है उसको बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, पेन पेज लेकर के पढ़िएगा, उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि पहला लेसन समझते हैं, जितना बेहतरीन तरीके से समझते हैं उतना ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को दूसरा लेसन भी समझ में आएगा और तीसरा भी समझ में आएगा, चौथा भी लेसन समझ में आएगा। अगर पहला लेसन छोड़ देते हैं तो दूसरा समझ में नहीं आएगा, तब तीसरा भी नहीं समझ में आएगा और पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, एक और चीज़ बोलते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति तो हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन मेरे पढ़ाने से ही नहीं होगा। फ्रांसीसी क्रांति को आप लोग स्वयं एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं समीक्षा पढ़ाता हूं और समीक्षा जब पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि जो प्रथम पेज पर है, प्रथम पेज से प्रारंभ करूं और लास्ट पेज से हमको समीक्षा की आवश्यकता पड़ेगी तो हम वहां से उठा लेंगे। तो आप लोग जब तक से पढ़े नहीं रहेंगे तब तक से आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, समझ नहीं आएगा पढ़ने में। इस बात को ध्यान रखिएगा और लेसन को एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।